मैं शेर सैयद हाजिर हूँ आगही चैनल के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम उन डॉक्टरों से मुखातिब हैं जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कैजुअल्टी यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जिन लोगों को ये प्रोग्राम सुनना है वो मेहरबानी करके आइकॉन बटन को दबाएं, प्रोग्राम को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और जैसे ही ये प्रोग्राम नशर होगा उनको ये मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर आसिम रफ़ीक हैं। आसिम रफ़ीक सिंध मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और गुज़श्ता 15-16 साल से आयरलैंड में इमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। ये पाकिस्तान आए हुए हैं, तो मैंने आसिम से कहा कि आसिम, हमारे मुल्क में जिस किस्म की ट्रेनिंग की जाती है, हमारे बहुत से कैजुअल्टी डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता है कि हेड इंजरी में मरीजों को किस तरह से रिसीव करना है, और वही एक ऐसा लिम्हा होता है, ऐसा वक्त होता है जो मरीज की ज़िंदगी को बचाने में बड़ी अहमियत रखता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज के प्रोग्राम में शिरकत करें। आसिम, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। तो मेरा पहला सवाल आसिम आपसे ये है कि ये हेड इंजरी होती क्या है? तो शेषा, सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हेड इंजरी आपको जैसे अंदाज़ा है कि एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। हेड इंजरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हेड किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो अगर हम हेड की एनाटमी देखें तो उसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले सर के ऊपर जो खाल है जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, दूसरे नंबर पे बोन है जिसको हम स्कल कहते हैं, और तीसरे नंबर पे ब्रेन है। तो जब किसी भी किस्म की हेड इंजरी होती है तो इन तीनों चीज़ों को एक एक करके इसका मुआयना करना होता है और अंदाज़ा करना होता है कि ये इंजरी कितनी शदीद है। और हर हेड इंजरी में हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम ये इस चीज़ को आउट रूल करें कि खुदा न खास्ता ये इंजरी ब्रेन में तो नहीं पहुंची। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताएं कि सारी दुनिया में कितनी हेड इंजरी होती है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में हेड इंजरी के बाद लोगों के बचने की कितना शिरा होती है? इसमें ये बहुत अच्छे सवाल है। इसमें सबसे पहले हमें ये क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान की फिगर नहीं है, लेकिन जो हम यूके और आयरलैंड में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 80 मिलियन के करीब लोग हैं यूके में, और इसमें जो सालाना शरह है वो तकरीबन 1.4 मिलियन, जो कि तकरीबन 14 लाख के करीब बनते हैं। और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में। और बहुत सारी हेड इंजरी बहुत मामूली होती हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होती। जैसे कोई बच्चा घर में गिर गया, चोट लग गई, थोड़ा सा उसको ब्रूज हो गया या स्वेलिंग हो गई, और वो जो है वो पेरेंट्स या रिश्तेदार जो उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इतना सीवियर होता नहीं है। लेकिन ये वो इंजरीज हैं जो रिपोर्टेड हैं हॉस्पिटल में, और ज़्यादातर ये हेड इंजरीज होती हैं 1 से 15 साल की उम्र के बच्चों में, जो ऑन एवरेज है वो शरह है तकरीबन 30 से 50%। आयरलैंड में क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कम है, 5 से 6 मिलियन के दरमियान होगी, तो ये शरह सालाना जो है वो तकरीबन 9 से 12 हज़ार केसेस बनती है। जो अच्छी बात है वो ये है कि जो इसमें जो शरह अमवात है यानी डेथ रेट है वो तकरीबन 0.2% है, जो कि 1% से काफ़ी कम है। और ये वो ज़ाहिर है कि वो केसेस होते हैं जो कि बहुत शदीद नौइयत की हेड इंजरी के मरीज़ होते हैं, जो कि या तो ऑन द सीन उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो जो है हॉस्पिटल में आके और मज़ीद ट्रीटमेंट के दौरान उनकी अमवात होती है। लेकिन पाकिस्तान में आसिम मसला ये है कि बदकिस्मती से हमारे डॉक्टरों की जो ट्रेनिंग होती है मेडिकल कॉलेज में भी और उसके बाद हाउस के दौरान, और जिस किस्म के अस्पताल हैं और जिस किस्म का हमारा मेयार सेहत है और मेयार तालीम है, उसमें बदकिस्मती से ये डॉक्टर इतने अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं होते हैं कि हेड इंजरी के पेशेंट को कैजुअल्टी में सही तरीके से देख सकें। और ये जो आपने बुनियादी बातें बताई उनको पता ही नहीं होता है। इसी वजह से हमारे मुल्क में शरह अमवात ज़्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 शरह अमवात से ज़्यादा मॉर्बिडिटी का बड़ा मसला है। वो मरते भी नहीं है, जीते भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आप इमरजेंसी मेडिसिन में ही काम कर रहे हैं और रोज़ इस किस्म के मरीज देख रहे हैं, तो हमारे कैजुअल्टी के डॉक्टरों को ये समझाएं कि हेड इंजरी की किस्में उनके जहन में क्या होती हैं और उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हेड इंजरी की कितनी किस्में होती हैं। तो हम इसको सिंपली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 किस्मों में हम इसको जो है वो तकसीम कर सकते हैं।
माइल्ड हेड इंजरी जो है उसमें उसकी अलामत डिफरेंट होती हैं, मॉडरेट टू सीवियर की अलामत डिफरेंट होती हैं, जिसको हम अभी कुछ लम्हों में मज़ीद डिस्कस करते हैं। माइल्ड हेड इंजरी जो है उसमें जब मरीज़ को चोट लगती है तो उसमें उसको थोड़ा बहुत सर में दर्द होता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजनल स्टेट में चला जाता है, कभी कभी उसको चीज़ें याद नहीं रहती, ख़ास तौर से कुछ इवेंट जो कि हेड इंजरी से पहले या हेड इंजरी के बाद होते हैं वो दिमाग में मबहम होते हैं। इस कंडीशन को हम कंकशन कहते हैं। और कंकशन तकरीबन ज़्यादातर जो हेड इंजरी है उसमें ये कंकशन की सिम्टम जो है वो बहुत कॉमन होती है। और ऐसी हेड इंजरी जिसमें मरीज़ ज़रा सा भी ये खदशा ज़ाहिर करे कि वो कंफ्यूज है या वो उसको जो है चीज़ें याद नहीं है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हेड इंजरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ल्यूटिन फेज होता है, जिसमें मरीज़ को जब हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी के बाद वो थोड़ी देर के लिए सही हो जाता है और फिर एकदम से वो जो है कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप हर हेड इंजरी के पेशेंट्स की प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसको एग्जामिन करके और उसको फिर फर्दर एडवाइस करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। अच्छा देखिए आसिफ, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। बंदर रोड पे एक्सीडेंट होता है जी, यदि एम्बुलेंस वाले पहुँचते हैं, यदि एम्बुलेंस का ड्राइवर और जो आजू बाजू लोग खड़े हैं वो मरीज को किसी न किसी तरह से एम्बुलेंस में डाल देते हैं। वो एम्बुलेंस टूटा करते हुए पहुँचता है, रास्ते में उसको कोई रास्ता नहीं देता है। जो हमारे लोगों का शऊर है उनका भी आपको हाल पता है, वो बेचारा किसी न किसी अस्पताल पहुँचता है। अब वहाँ पर एक नौजवान डॉक्टर मौजूद है जिसकी खुद ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर अच्छी नहीं हुई है, मुझे पता है। तो ये मुझे बताएं कि जब एक मरीज जो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, वो पहुंचा है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए जो उसकी जिंदगी के बारे में बहुत ही अहम फैसला होगा। अच्छा, तो अब इस सवाल से जो हमें नतीजा हम निकाल सकते हैं वो ये कि जो मरीज आप बता रहे हैं वो एक शदीद नौयत की हेड इंजरी है, जिसको हम सीवियर हेड इंजरी, मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो मरीज हेड इंजरी के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, उस मरीज का आपको कुछ नहीं पता कि उसको हेड के अलावा जिस्म के किस हिस्से में मजीद चोटें लगी हैं। और जब किसी भी मरीज को हेड इंजरी होती है तो उसके साथ उसका स्पाइन यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसको कंट्रोल करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज हेड इंजरी की वजह से रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन अगर स्पाइनल डैमेज हो जाए तो वो एक लाइफ लॉन्ग है। तो स्पाइनल डैमेज को रोकने के लिए क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखें, इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टरों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए ABCD जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ये 4 से 5 चीज़ें हमेशा इसको अपना एक प्रिंसिपल बना लें। जब मरीज आए सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका एयरवे कंट्रोल करना है और उसका स्पाइन कंट्रोल करना है। और स्पाइन को कैसे कंट्रोल करेंगे कि उसके सर को होल्ड करें, उसके फेस पे ऑक्सीजन रखें और उसकी गर्दन पे सर्वाइकल कॉलर होता है उसको लगा दें ताकि उसका सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद उसको मजीद एग्जामिनेशन करके ये देखें कि अगर उस मरीज की ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स आप कर सकते हैं, अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में हैं तो अपने एनेस्थेटिस्ट को बुलाएं, वो उसको जो है उसका असेसमेंट करके ये अंदाज़ा लगाएगा कि ये मरीज़ खुद से सांस ले सकता है या इसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जो शदीद नौयत की हेड इंजरीज होती हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, हमें उन मरीजों को एयरवे कंट्रोल जिसको आप कहते हैं वो करना ज़रूरी होता है। हेड इंजरी को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी। और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हेड इंजरी 2 चीज़ों की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एक तो आपकी ऑक्सीजनेशन, अगर आपका एयरवे कंट्रोल नहीं है तो आपकी ऑक्सीजनेशन जो ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है वो डिस्टर्ब होगी और उससे सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होगी। और दूसरा, अगर कोई जिस्म में कोई दूसरी इंजरी हुई है, जैसे कोई ब्लड लॉस हो गया है और अगर आपने उसको इमीडिएटली एड्रेस नहीं किया
तो हाइपोवोलीमिया एक और कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको मजीद सेरेब्रल एनॉक्सिया होने की खदशा है, क्योंकि जब ब्लड ब्रेन को नहीं जाएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो है ब्रेन को सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो और आपके पास हेड इंजरी का मरीज आए जो कि अनकॉन्शियस है, तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि हेड इंजरी के साथ एक कैजुअल्टी में पहुंचा, एक नौजवान डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है, ज़हीन भी है, थोड़ा सा तरबियत याफ्ता भी है, उसने ये मुमकिन बनाया कि स्पाइन को कंट्रोल करे, नेक को संभाल ले, और मरीज मगर बेहोश है। तो अब फौरी तौर पर मरीज के मफाद में क्या है, वो कौन सी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराए, किसको कांटेक्ट करे, और किस तरह से इस मरीज की जान ऐसी बचाए कि ये मरीज जिंदा बचने के बाद किसी काबिल भी हो। तो अब इसमें जो एक तो जो आपने प्राइमरी असेसमेंट की, जिसमें आपने ABCD एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर को क्विकली असेस किया। एक और चीज़ होती है ब्रेन इंजरी की असेसमेंट में जिसको हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल चेक करने का तरीका, और ये आप सबको पता होगा कि GCS ग्लासगो कोमा स्केल दुनिया भर में राइज है उन मरीजों के लिए जिनको हेड इंजरी होती है। ग्लासगो कोमा स्केल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स के 4 पॉइंट्स हैं, वर्बल रिस्पॉन्स के 5 पॉइंट हैं और मोटर रिस्पॉन्स के 6 पॉइंट्स, तो ये टोटल 15 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब अगर एक मरीज आ रहा है जो कि जब आप उसका आई रिस्पॉन्स चेक करते हैं और वो स्पॉन्टेनियसली खुद से आंखें खोल रहा है, तो उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे जो कि 4 पॉइंट्स। अगर वो आपके बोलने पे वर्बल रिस्पॉन्स पे आंखें खोलता है तो उसके 3 पॉइंट है। अगर वो पेनफुल स्टिमुलस पे आंखें खोलता है तो उसके 2 पॉइंट है, और अगर वो आंखें नहीं खोलता किसी भी रिस्पॉन्स पे तो उसका 1 पॉइंट है। इसी तरह जब आप वर्बल रिस्पॉन्स पे जाते हैं तो अगर कोई आदमी फुली कॉन्शियस है, होश और हवास में है, तो उसके 5 पॉइंट है। अगर वो आदमी कंफ्यूज है तो उसके 4 पॉइंट है। अगर उस आदमी को वर्बल स्टिमुलस पे वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कह रहा है, मतलब जो भी वर्ड्स कह रहा है आपको समझ नहीं आ रहे, तो उसके 3 पॉइंट्स। अगर वो वर्बल रिस्पॉन्स पे ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसका आपको कोई सेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके 2 पॉइंट्स। और अगर वर्बल रिस्पॉन्स पे उसका कोई वर्बल स्टिमुलस पे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका 1 पॉइंट। अब हम आते हैं पेनफुल रिस्पॉन्स की तरफ। रिस्पॉन्स टू पेन जो है उसके 6 पॉइंट्स हैं। अगर कोई शख्स आपकी कमांड ओबे कर रहा है तो इसके जो है 6 पॉइंट्स हैं। अगर वो मरीज जो है उसकी पर्पसफुल मूवमेंट है तो उसके 5 पॉइंट है। अगर वो विड्रॉल के साइन शो कर रहा है, जब आप उसको पेनफुल स्टिमुलस कहते हैं और वो लेके जाके फिर वापस हाथ पहुंचा देता है, पीछे कर लेता है, तो उसके जो है 4 पॉइंट्स हैं। अगर उसकी जब आप उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो वो एब्नॉर्मल फ्लेक्शन करता है तो उसके 3 पॉइंट हैं। जब वो एब्नॉर्मल एक्सटेंशन करता है तो उसके 2 पॉइंट हैं, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसका 1 पॉइंट है। तो ये एक तरीका है कम्प्रीहेंसिव मेथड जिसमें हम असेस करते हैं मरीज का ग्लासगो कोमा स्केल, और इसकी बेसिस पे हम मरीज को ये असेस करते हैं कि इस मरीज को माइल्ड इंजरी है, मॉडरेट इंजरी है, सीवियर इंजरी है। एक बात याद रखें कि अगर मरीज का स्कोर 15 से कम है तो वो मरीज अटेंशन उसको आपने हत्तुल इम्कान देनी है, क्योंकि जब ये स्कोर 15 से कम होता है और अगर ये 2 घंटे तक जो है 15 से कम रहे तो उसमें फिर आपको मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। लेकिन हम जो इसको मॉडरेट टू सीवियर में लेते हैं, अगर ये स्कोर 9 से 12 के दरमियान हो तो ये मॉडरेट इंजरी है, और अगर ये 8 से बिलो हो तो ये सीवियर इंजरी है। और ऐसे मरीज जो कि 8 और या उससे कम स्कोर पे होते हैं उनको अमूमन इंट्यूबेशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि डॉक्टरों की बात समझना चाहिए कि ग्लासगो स्कोर के मुताबिक उनको फौरी तौर पर फैसला करना है कि इस मरीज को किस जगह पर पहुंचा करके बेहतरीन तरीन इन्वेस्टिगेशन और इलाज
किया जा सके। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हेड इंजरी के पेशेंट के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो हेड इंजरी के मरीजों को सबसे पहले आपको, जब आपने इमोबिलाइज किया है, तो आपकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वो ये कि उसका एयर वे, ब्रीदिंग और सर्वाइकल स्पाइन, ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करें। उसको जब आप मरीज ट्रांसफ़र होता है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में, तो उसको स्पाइनली इमोबिलाइज करें। अगर आपने मरीज को स्पाइनली इमोबिलाइज नहीं किया तो उसके स्पाइन के डैमेज होने के चांसेस हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कर सकता है। क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल डैमेज करें। ये कोशिश करें कि किसी भी तरह उसकी स्पाइनल कॉर्ड को मजीद डैमेज ना हो। अब मरीज आ गया और आपने ये तायन कर लिया कि इस मरीज को मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी, क्योंकि ज़्यादातर मरीज आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो बिल्कुल सही होते हैं, उनको मामूली से क्या तो सर में कट लग गया या ब्रूज हो गया या स्वेलिंग हो गई, जिसको हम हेमाटोमा भी कहते हैं, और वो अगर 2-3 घंटे तक सही है तो हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। उनकी डिस्चार्ज की हम एडवाइस देते हैं, जो कि मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के आखिर में बता दूंगा। लेकिन जो मरीज ऐसे होते हैं जिनका वर्बल रिस्पॉन्स सही नहीं होता या उनका मोटर रिस्पॉन्स सही नहीं होता, ये वो मरीज हैं जो कि मॉडरेट टू सीवियर की कैटेगरी में आते हैं। एक बात याद रखें कि हेड इंजरी के मरीजों का सर का एक्सरे कराने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि उससे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब अगर किसी मरीज में आप ये सोचते हैं कि इसको सिग्निफिकेंट हेड इंजरी है, तो आपका जो कंसर्न होता है वो ब्रेन इंजरी होता है, और ब्रेन इंजरी सीटी स्कैन के बगैर डायग्नोज नहीं हो सकती। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर सीटी स्कैन की फैसिलिटी मौजूद है और आप समझते हैं कि मरीज आपका मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी की कैटेगरी में है, तो उसका सीटी स्कैन रिक्वेस्ट करें। और अगर सीटी स्कैन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो कोशिश करें कि उस मरीज को उस जगह पे ट्रांसफ़र करें जहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर मरीज ठीक है और आप समझते हैं कि उसको सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है और वो मरीज घर जा सकता है, तो फिर आप उसको प्रॉपर हेड इंजरी इंस्ट्रक्शन के साथ घर भेजें। और जब आप उसको घर भेजें तो आप इस चीज़ का अच्छी तरह तयन कर लें कि ये मरीज घर जाए तो उसको वो सारी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए जिससे उसको पता हो कि कोई भी वार्निंग साइन अगर उसको, तो वो फौरन हॉस्पिटल से रिव्यू करे। उसमें वार्निंग साइन क्या क्या आ जाते हैं? शदीद सर का दर्द जो कि पेन किलर से सही नहीं हो रहा, अगर उसको चक्कर आए, अगर उसको वॉमिटिंग हो, अगर उसको ब्लड विजन हो या उसको सीजर्स हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मरीज को अच्छी तरह बावर करानी चाहिए ताकि घर जाके उसको किसी किस्म का ये शक ना हो कि मुझे अब क्या करना है। अब जो हम जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हेड इंजरी के बाद की एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। हर मरीज जिसको हेड इंजरी होती है और उसमें उसको कोई खुदा न खास्ता कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है या उसको एमनीजिया जिसमें याददाश्त का खो जाने कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये भी हो सकता है। ऐसे मरीजों को एक कैफियत से गुजरना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। पोस्ट कंकशन सिंड्रोम में जो अलामात होती हैं उसमें होता है कि मुस्तकिल सर का दर्द होना, कभी कभी चक्कर का आना और मेमोरी का ऑल्टर होना। ये सारी अलामात जो है ये कभी कभी 2 से 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक भी चलती हैं, और ये डिपेंड करता है कि मरीज को कितना ज़्यादा जो है वो हेड इंजरी का इफेक्ट हुआ और कितनी सीवियर हेड इंजरी थी। और जैसे जैसे हेड इंजरी सीवियर होती है ये पीरियड प्रोलॉन्ग होता चला जाता है। इसीलिए वेस्टर्न मॉडल में हमारे पास एक रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है। जब मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है हेड इंजरी के साथ तो उसको ये सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, सोशल वर्कर, फिजिशियन, सर्जन, ये सारे मेंबर मिलकर देखते हैं और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं ताकि उसको आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। भाई सारी गुफ्तगू के मैं
कोलीग्स डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी जब आप अपना मरीज देखते हैं तो आपके तकरीबन 70 ऐसे होते हैं जो कि घर चले जाते हैं। तो जब आप मरीजों से बात कर रहे होते हैं और अगर आपका मरीज अच्छी तरह बात को समझ सकता है तो ठीक है, लेकिन स्पेशली हेड इंजरी के मरीज थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो मरीज को या मरीज के अटेंडेंट्स को बहुत ही नरमी के साथ और डिटेल में उनसे आप डिस्कस करें और उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। वो हमें पता है कि हमें यहाँ पे हम एक ओवरवर्क होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नहीं, मगर आसिम ओवरवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप मरीज के रिश्तेदारों से बदतमीजी करें। नहीं, ये इसका तो खैर कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी करें, लेकिन मैं जिस चीज़ को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप जो है मरीज के लवाहकीन से या लवाहकीन से मरीज के जो रिश्तेदार हैं लवाहकीन हैं, वो उनसे आप बहुत डिटेल में और बात करें, उनको इज्जत दें और उनको जो है इस चीज़ को बावर कराएं कि आप उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चीज़ें हमेशा बेहतर। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। ये प्रोग्राम हमने उन नौजवान डॉक्टरों के लिए किया जो पाकिस्तान भर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनको बहुत सारी मालूमात करनी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ में बहुत सी बातें हम तक पहुँचाई हैं। आसिम आप तो अब अप्लाई कर रहे होंगे, तो आर्यन वालों को मेरी तरफ से गोए महारत और आपके ख़ानदान को चीयर्स। बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम सब्सक्राइब करें और इसके लिए आइकॉन के बेल को दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। आसिम, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।